नमस्कार। वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी की जो यूनिट 4th और 5th है उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। और ये इस सीरीज़ का तीसरा और आखिरी एपिसोड है। आज इसमें हम 4th एंड 5th यूनिट के कुछ बनने वाले क्वेश्चंस को हम यहाँ लेकर आए हैं। 4th यूनिट से जो सिलेबस है वो है दोस्तों फॉरेन ट्रेड, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोजिशन, डायरेक्शन और इंडिया के बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कॉजेज, रेमेडीज़, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन और एग्जिम पॉलिसी। ये 4th यूनिट का चैप्टर है, सिलेबस है। इसके रिगार्डिंग जितने भी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट आर दी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। भारत का जो विदेशी व्यापार है यानी इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला है हाई शेयर ऑफ इंपोर्ट्स इन टोटल ट्रेड, यानी कि हम जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, उसमें जो ज़्यादा शेयर है या ज़्यादा जो हिस्सा है वो किसका है, इंपोर्ट का है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड, इंक्रीजिंग ट्रेड डेफिसिट, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीजिंग मोड का है। दैट मीन्स हम इंपोर्ट तो कर रहे हैं ज़्यादा, एक्सपोर्ट कर रहे हैं कम, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। तो ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स हम एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। डोमिनेंस ऑफ मर्केंडाइज या मर्चेंडाइज ट्रेड, हम मर्चेंडाइज पे ज़्यादा डोमिनेटेड है जबकि सर्विस को हम इतना नहीं ले पा रहे हैं। शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स, हम पहले एग्रो प्रोडक्ट को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑल्सो। तो हम अब शिफ्ट कर चुके हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की ओर, जहाँ पर हम इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट को भी एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया के फॉरेन ट्रेड की क्या कॉम्पोजिशन है, मीन्स हम जो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं उन एक्सपोर्ट्स में किन आइटम्स को हम ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक उसी हिसाब से इंपोर्ट में हम मोस्टली किन आइटम्स को ज़्यादा मंगवा रहे हैं। तो एक्सपोर्ट में हम इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, इनका हम मोस्टली कर रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं कि हैंडी क्राफ्ट। तो इन चीज़ों का हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं इंपोर्ट्स की बात करें तो हम क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और मशीनरीज का क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये हमारे इंडिया के फॉरेन ट्रेड के कंपोजिशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, हमारा फॉरेन ट्रेड किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू द कंट्रीज विद विच इंडिया ट्रेड्स, इंडिया जिन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रही है उनका जो डायरेक्शन है, या यूँ कहे जिनके साथ हमारा ट्रेड हो रहा है वो हमारे फॉरेन ट्रेड की डायरेक्शन को बताता है। ओवर टाइम इंडिया ट्रेड हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम यूके एंड यूएसए टू एशियन कंट्रीज लाइक चाइना, यूएई और एशियन नेशंस, यानी हम यूके और यूएसए के साथ साथ अब एशिया की जो कंट्रीज़ है लाइक चाइना हुआ, यूएई, दुबई हुआ, कतर हुआ, इनके साथ भी हमारा ट्रेड बढ़ रहा है। तो दैट मीन्स ये हमारे डायरेक्शन, ये हमारे फॉरेन ट्रेड की क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि यानी कि हम जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो उनका हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। तो सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो BOT इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड में हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी कौन सी, विजिबल आइटम यानी गुड्स का, उसका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस है वो हमें क्या बताता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बताता है। यानी कि हम कितना एक्सपोर्ट किया, हमने कितना इंपोर्ट किया, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है। सिर्फ किस मामले में, गुड्स के मामले में। अब अगर बात करें व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी BOP, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल। वहीं हम गुड्स को, सर्विसेज को या कैपिटल को, इन सब को इंक्लूड करें तो जो हमारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं और जो हमारे इंपोर्ट हो रहे हैं इनके जो ट्रांजैक्शन है उनका एक रिकॉर्ड बना ले, एक स्टेटमेंट बना ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ
पेमेंट बोलेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरीके से हमारा अकाउंट जैसा होता है, एक तरफ हम एक्सपोर्ट को लिखते हैं और एक तरफ हम इंपोर्ट को लिखते हैं, दैट इज़ BOP। और BOT किसका पार्ट होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक पार्ट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन BOT एंड BOP। BOT इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स लाइक गुड्स, यानी BOT में सिर्फ किसको इंक्लूड किया जाता है? गुड्स को। वहीं BOP इंक्लूड्स बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स लाइक सर्विसेज, ट्रांसफर्स एंड कैपिटल, जबकि BOP में गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड किया जाता है। BOT इज़ ए पार्ट ऑफ BOP। तो जो BOT है यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट, मेंशन एनी 2 कॉजेज ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया। इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनफेवरेबल क्यों है? इसके कोई 2 रीज़न बताओ। पहले तो हमें ये जानना है कि अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है। तो देखो दोस्तों, हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं और हम इंपोर्ट भी करते हैं। या तो सिचुएशन होगी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल, जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं, या हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं ज़्यादा और इंपोर्ट कर रहे हैं कम, या फिर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कम और इंपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादा और इंपोर्ट करते हैं कम, तो ये हमारे लिए क्या है, एक अनुकूल परिस्थिति है, यानी एक फेवरेबल बैलेंस को बताता है। वहीं जब हमारा एक्सपोर्ट तो हो जाए कम और इंपोर्ट हो जाए ज़्यादा, तो ये उस इकोनॉमी के लिए क्या है, एक अनफेवरेबल कंडीशन है, यानी कि वह प्रतिकूल बैलेंस में जा रही है। तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हुआ कि हमारा इंपोर्ट तो है ज़्यादा और एक्सपोर्ट क्या है, कम। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो पहला रीज़न है हाई डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, स्पेशली ऑयल एंड गोल्ड। गोल्ड और ऑयल के मामले में हमारी हाई डिपेंडेंसी है किस पर? इंपोर्ट्स पर। सो हमारा इंपोर्ट्स क्या है, ज़्यादा है। सेकंड, स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स। हम जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं उनके लिए जो सरकार प्रयास कर रही है, जो एफर्ट्स कर रहे हैं, उनकी स्पीड भी क्या है, स्लो है। तो स्लो स्पीड होने की वजह से हमारे एक्सपोर्ट उस लेवल पर नहीं है जहां हमारे इंपोर्ट है। तो ये वो रीज़न है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट 2 रेमेडीज फॉर करेक्टिंग अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इस अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, यानी फेवरेबल ला सकते हैं, उसके कोई 2 रेमेडीज़ हैं। तो पहला है प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स थ्रू सब्सिडीज़ एंड इंसेंटिव्स, यानी कि एक तो हम क्या करें, हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं जैसे तैसे करके, सब्सिडी देकर, इंसेंटिव देकर, या कोई दूसरे विधान लगाकर कि हम हमारे क्या बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। सेकंड, रिड्यूसिंग नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स। वहीं जो हमारे नॉन एसेंशियल है, यानी इस तरीके का इंपोर्ट जिनको हम खुद अपनी कंट्री में क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस तरीके के प्रोडक्ट का इंपोर्ट ना किया जाए, या यूँ कहे उन तरीके का प्रोडक्ट्स का जो इंपोर्ट है वह कम से कम किया जाए। तो एक तरफ तो हम इंपोर्ट को कम करें और एक तरफ एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, तभी हमारा ये जो अनफेवरेबल BOP है ये क्या होगा, फेवरेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर 2 इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स एडोप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए कौन से 2 मेजर को एडोप्ट किया है, यानी खूब सारे मेजर अडोप्ट किए हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे 2 मेजर की। तो पहला है सेटिंग अप सेज, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी तकरीबन 2005 के आसपास ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि एक ऐसा एरिया बनाया जाए जिसमें जो इंडस्ट्रीज होगी वो एक अलग यूँ कहे एक्ट के थ्रू क्या होगी, ट्रीट होगी, और उन पे अलग तरीके की टैक्सेशन ट्रीटमेंट होंगे, लीगल ट्रीटमेंट होंगे, और इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो क्वालिटी वाला होगा। कौन सी क्वालिटी वाला? ऐसी क्वालिटी जो एक्सपोर्ट की जा सके। तो इस तरीके के एरिया डेवलप करना, यानी इस एरिया को बोला गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो एक तो इंडिया गवर्नमेंट ने ये मेजर अडोप्ट किया है। सेकंड, प्रोवाइडिंग टैक्स एग्जम्पशंस एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज टू एक्सपोर्टर्स। जो एक्सपोर्टर्स है उनको कई तरीके की सब्सिडीज़ दी हैं, उनके कई तरीके के टैक्स में क्या दिए हैं, एग्जम्प्ट किया है, तभी जाके वो थोड़ा मोटिवेट होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये कुछ मेजर है जो इंडियन गवर्नमेंट ने अडोप्ट किए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन इंडियाज एक्सपोर्ट प्रमोशन। इंडिया के एक्सपोर्ट प्रमोशन में इन्वॉल्व होने वाले कोई 2 इंस्टीट्यूशन के नाम बताओ। तो पहला हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी इंडियाज एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया, एंड सेकंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, यानी ऐसी काउंसिल जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए काउंसिल करती है या बताती है
परिषद है ऐसी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन की बातें करती है। तो ये 2 इंस्टीट्यूशन के आपने यहाँ नाम बताए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एग्जिम पॉलिसी, यानी कि हम जो एक्सपोर्ट करेंगे और जो हम इंपोर्ट करेंगे इन पर क्या रूल अप्लाई होंगे, इनके लिए क्या गाइडलाइन होगी, इनके रिगार्डिंग एक रूल्स का सेट बनाना, एक रूल्स का क्या बनाना, सेट बनाना, इसको कौन सी पॉलिसी बोलते हैं, एग्जिम पॉलिसी इसको कहा जाता है। द एग्जिम पॉलिसी इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ए कंट्री। एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड गाइडलाइन का सेट बनाना, एक इंस्ट्रक्शन का एक सेट तैयार करना, किसके रिगार्डिंग, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिगार्डिंग, वह क्या बोला जाएगा, एग्जिम पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 1 की फीचर ऑफ द करंट एग्जिम पॉलिसी। अभी जो हमारी करंट एग्जिम पॉलिसी है उसके कोई की फीचर आप बताओ। तो पहला है फोकस ऑन डिजिटल इंडिया। अभी हमारा फोकस किस पे हुआ है, डिजिटल इंडिया पे, मेक इन इंडिया एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया पे फोकस हुआ है टू प्रमोट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट, मेंशन 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू एग्जिम पॉलिसी। जो नई एग्जिम पॉलिसी है उसके कोई 2 ऑब्जेक्टिव बताओ। तो पहला, टू एनहेंस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, यानी जो एक्सपोर्टर्स है उनमें इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करे कि उनमें एक हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस की क्या स्पिरिट डेवलप हो सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो प्रोडक्ट है या अपनी जो सर्विस है उसको क्या करना चाहे, एक्सपोर्ट करना चाहे। इस तरीके के एटमॉस्फेयर को इन्हेंस करना। नेक्स्ट, टू सिंप्लीफाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करे और इसके जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी क्या करे, सिंप्लीफाई करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर क्या हो, मोटिवेट हो अपने आइटम को एक्सपोर्ट करने में। नेक्स्ट, अब बात करते हैं 5th यूनिट की। 5th यूनिट में हम जो हमारी 5th यूनिट है दोस्तों, ये किससे रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जिसमें हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ रेल, रोड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। साथ ही में राजस्थान की बात करेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट इन राजस्थान की। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। मेंशन 2 प्रॉब्लम्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया के रेल ट्रांसपोर्टेशन की कोई 2 प्रॉब्लम बताओ। तो पहली प्रॉब्लम है ओवर क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, एंड लेक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी वही पुराने हैं, बाथरूम में जो डब्बा है उसको सांकल से बांध के रखना, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं है। साथ ही में ओवर क्राउडिंग, यानी दुनिया की ऐसी कंट्री जो क्राउडिंग के मामले में या पॉपुलेशन के मामले में पूरी दुनिया में पहले नंबर पे आती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे सस्ता साधन होगा उसमें भीड़ भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और रेलवे कहीं ना कहीं अनइवन रेलवे नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशली इन हिली एंड रिमोट एरियाज। तो रेलवे कहीं ना कहीं अपने नेटवर्क को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर रहा है, लेग कर रहा है, कमी हो रही है, या यूँ कहे रेलवे का डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ जितना इकोनॉमी को नीड है। तो ये भी इसकी क्या है, प्रॉब्लम है। साथ ही में हिली एरिया में और रिमोट एरिया में इसकी नेटवर्क प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाया है। नेक्स्ट है मेंशन 2 प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। अब इंडिया के रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की कोई 2 प्रोस्पेक्टस आप बताओ जहाँ पे हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रिफिकेशन एंड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स ऑफर ग्रोथ पोटेंशियल। यदि हम इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं सारी ट्रेनों का और बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को लेकर आते हैं तो ग्रोथ और भी ज़्यादा पोटेंशियल हमारी रखती है। साथ ही में फ्रेट कॉरिडोर बनाएं ताकि इम्प्रूव हो सके हमारा कार्गो मूवमेंट, और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो सके। जो कार्गो मूवमेंट है यानी सामान का इधर उधर भिजवाना है, तो अगर फ्रेट कॉरिडोर इंप्रूव कर रहे हैं तो हमारी जो कार्गो मूवमेंट एफिशिएंसी वो भी इंक्रीज होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 2 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट की कोई 2 प्रॉब्लम बताओ। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जो इंडिया की रोड है वो दुनिया की पुअर रोड में आती है। इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर है, मेंटेनेंस बहुत ख़राब है। अब यदि रोड पुअर होगी, उसकी कंडीशन पुअर होगी, तो एक्सीडेंट के भी चांस बढ़ेंगे। साथ ही में जो कार है, जो व्हीकल है, उसकी हेल्थ ख़राब होगी, कॉस्ट को बढ़ाएगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो प्रोडक्ट महंगे होंगे। सेकंड,
ट्रैफिक कंजेशन एंड एक्सीडेंट्स ड्यू टू ओवरलोडिंग। अब रोड की कंडीशन ऐसी ख़राब है तो उससे एक्सीडेंट तो बढ़ेंगे, साथ ही में ट्रैफिक जैसी सिचुएशन भी या प्रॉब्लम भी हमें फेस करनी पड़ेगी। तो ये तो दो प्रॉब्लम है। अब बात करें तो मेंशन एनी टू प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स इन इंडिया। अब इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट को इन्हेंस करने के लिए कोई दो प्रोस्पेक्ट्स क्या है, तो एक्सपेंशन ऑफ नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज। हम NH यानी नेशनल हाईवेज हमें क्या करना चाहिए और बढ़ाने चाहिए, यहाँ पर हम और फोकस कर सकते हैं। एक्सप्रेस वे हमें और डेवलप करने चाहिए। फिर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में STMS सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि हम ट्रैफिक को प्रॉपर तरीके से मैनेज आउट कर सके। तो ये इसकी प्रोस्पेक्ट्स हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर टू प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इंडिया में वाटर ट्रांसपोर्ट की कोई दो प्रॉब्लम को बताओ। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिमिटेड यूज ऑफ इनलैंड वाटर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है, साथ में लिमिटेड यूज है। सेकंड, स्लो स्पीड है और सीजनल लिमिटेशन है, लाइक मानसून वगैरह में हम वाटर ट्रांसपोर्ट को इतना यूज नहीं कर पाते। नेक्स्ट, गिव टू प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इंडिया के वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के कोई दो प्रोस्पेक्टस बताए। तो डेवलपमेंट ऑफ नेशनल वाटरवेज, हमें नेशनल वाटरवेज डेवलप करने चाहिए। साथ ही में ये कॉस्ट इफेक्टिव है और इको फ्रेंडली भी है फॉर बल्क ट्रांसपोर्ट्स। तो बल्क ट्रांसपोर्ट्स के लिए कॉस्ट फ्रेंडली है, साथ ही में इको फ्रेंडली भी है। फिर लिस्ट टू प्रॉब्लम ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट्स इन इंडिया। एयर ट्रांसपोर्ट की कोई दो प्रॉब्लम बताओ। तो पहला, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है और एक्सपेंसिव फेयर है, बहुत ही महंगा है। पहली बात, कॉस्ट ज़्यादा लगती है। सेकंड, लिमिटेड कनेक्टिविटी इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। रूरल एरियाज में तो दूर दूर तक कनेक्टिविटी नहीं है। अब बात करें टू प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इंडिया के एयर ट्रांसपोर्ट की कोई दो प्रोस्पेक्ट बताओ। तो ग्रोथ ऑफ रीजनल एयरपोर्ट्स, यानी ग्रामीण एरिया में या यूँ कहें रीजनल एयरपोर्ट की भी क्या होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। सेकंड, राइजिंग मिडिल क्लास डिमांड फॉर फास्टर ट्रेवल। तो मिडिल क्लास की जो डिमांड है उसको भी क्या करना चाहिए, थोड़ा इन्वॉल्व करना चाहिए मिडिल क्लास की, यानी कहने का मतलब कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहिए ताकि वो भी फास्ट ट्रेवल कर पाए। फिर व्हाट आर दी की चैलेंज्ड फेस्ड बाई एग्रीकल्चर इन इंडिया, इन राजस्थान में जो एग्रीकल्चर है वो कौन सी चैलेंज फेस करती है। तो बहुत ही चैलेंज है राजस्थान में। तो पहली बात, मेजर चैलेंज इंक्लूड लो एंड इरेटिक रेनफॉल। पहली बात तो बारिश कम होती है और जो होती है वो बड़ी ही अनियमित है। सेकंड, फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स, हमारे यहाँ अकाल लगातार आते ही रहते हैं। स्लाइन वाटर, पानी हमारा यहाँ का खारा है। एंड सॉइल इरोजन, हमारी मिट्टी बहुत कटती है। अभी जो लू चल रही है तो मिट्टी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाती है, तो सॉइल इरोजन भी है। ये तो है ही है। साथ ही में फार्मर्स ऑल्सो फेस लैक ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के साधनों की कमी है। इनएडुकेट मार्केट लिंकेज, मार्केट प्रॉपर नहीं मिल पाता। एंड लो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़, हम टेक्नोलॉजी का और क्रेडिट फैसिलिटीज़ का प्रॉपर एक्सेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये राजस्थान की एग्रीकल्चर चैलेंज फेस करती है। नेक्स्ट, स्टेट टू रिसेंट डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर इन राजस्थान की एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के कोई रिसेंट क्या डेवलपमेंट हुए उनको आप बताइए। तो पहला है यूज ऑफ ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। तो हमने ड्रिप इरिगेशन को यूज किया है और स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज किया, मतलब बूंद बूंद से जो सिंचाई की जाती है, यानी बूंद बूंद से जो इरिगेशन की जाती है वो, और स्प्रिंकलर में यानी कि जो फव्वारा लग जाता है और फिर से इससे छिड़काव किया जाता है। ये इजराइल से लिया हुआ मेथड है, तो ये हमने यूज किया है। प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एग्रो प्रोसेसिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमने क्या किया है, काफ़ी अडोप्ट किया है। तो ये हमने रिसेंट डेवलपमेंट किए हैं एग्रीकल्चर में। नाउ नेक्स्ट, डिस्कस द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन राजस्थान। अब राजस्थान की इंडस्ट्रीज़ में क्या डेवलपमेंट हुआ है उसको आप डिस्कस करें। तो पहला है, राजस्थान हैज़ डेवलप्ड सेवरल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग सीमेंट, टेक्सटाइल्स, मार्बल एंड हैंडीक्राफ्ट। तो राजस्थान है उसने सीमेंट की, टेक्सटाइल्स की, मार्बल की और हैंडीक्राफ्ट की काफ़ी सेवरल इंडस्ट्रीज क्या की है, डेवलप की है। फिर रिको हैज इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल जोन इन जयपुर, भिवाड़ी एंड कोटा। जो रिको है, राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जो है वो 1980 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और ये कई सारे इंडस्ट्रियल जोन बनाता है, जैसे जयपुर में बनाया, भिवाड़ी में बनाया, कोटा में बनाया, नीमराना में बनाया, टपुकड़ा में बनाया, जोधपुर में बनाया। हर जगह पर इसके रिको इंडस्ट्रियल एरिया बने हुए हैं जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ का एक पार्क बनाता है और उसको वहाँ डेवलप
करता है। नेक्स्ट, द स्टेट हैज ऑल्सो अट्रैक्ट FDI इन सेक्टर्स लाइक सोलर एनर्जी एंड टूरिज्म। तो जो हमारा सोलर एनर्जी का सेक्टर है और जो टूरिज्म का सेक्टर है वहाँ हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को अट्रैक्ट किया है। हाउएवर लेक ऑफ वाटर एंड स्किल्ड लेबर आर लिमिटिंग फैक्टर। और हमारे सामने जो लेक ऑफ वाटर है ये और स्किल्ड लेबर का अभाव, ये हमारे सामने क्या है, चैलेंज है, जो कि राजस्थान की इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में चैलेंज के तौर पे सामने आते हैं। तो दोस्तों ये थी आज हमारी इंडियन इकोनॉमी की फाइनल एपिसोड की क्लास, जिसमें हमने 4th और 5th यूनिट के कुछ सिलेबस थे उसके रिगार्डिंग हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, करियर एजुनेस्ट आपको हर आपकी जो कॉलेज एग्ज़ाम हो या कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सब में आपके साथ खड़ा है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए करियर एजुनेस्ट के साथ। जल्द ही मुलाकात करेंगे एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।